आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की। लेकिन रुकिए, इसे किसी भारी भरकम कानूनी किताब की तरह नहीं देखेंगे। इसे समझिए हर नागरिक के लिए एक यूजर मैनुअल की तरह। एक ऐसी गाइड जो बताती है कि हमारा देश कैसे चलता है और एक नागरिक के तौर पर हमारी ताकत क्या है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या संविधान सिर्फ नियमों की एक किताब है या फिर ये उससे कहीं ज्यादा है? असल में ये एक ढाल है जो हर नागरिक को ताकत देती है। तो चलिए आज इसी ढाल की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे देश का ढांचा कैसा है। फिर हम सबके लिए सबसे जरूरी हिस्सा, हमारे मौलिक अधिकार। उसके बाद समझेंगे कि सरकार आखिर चलती कैसे है, और अंत में कुछ स्पेशल पावर्स और एक नागरिक के तौर पर हमारी भूमिका पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये वो नींव है, वो बुनियाद जो बताती है कि भारत असल में है क्या और इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, आर्टिकल 1 ये कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। मतलब हमारे सारे अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये सब मिलकर एक देश बनाते हैं जो टूट नहीं सकता, बिल्कुल वैसे ही जैसे कई सारी ईंटें मिलकर एक मजबूत घर बनाती हैं। और पता है एक दिलचस्प बात क्या है? भारत का नक्शा हमेशा से ऐसा नहीं था और ये बदल सकता है। आर्टिकल 3 हमारी संसद को ये पावर देता है कि वो नए राज्य बना सके या पुराने राज्यों की सीमाएं बदल सके। इसका एक बढ़िया उदाहरण है साल 2000, जब बिहार से अलग करके झारखंड बनाया गया था। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जो सीधे सीधे हम सबसे जुड़ा है। ये है हमारी ढाल, हमारे मौलिक अधिकार। ये संविधान की तरफ से दी गई पर्सनल गारंटी हैं, ऐसे अधिकार जिन्हें हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। तो ये ढाल हमें देती क्या है? ये हमें कई तरह की गारंटी देती है, जैसे बराबरी का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, अपने धर्म को मानने की आज़ादी, और सबसे जरूरी, अगर ये अधिकार कोई छीनने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ अदालत जाने का अधिकार। आर्टिकल 14 ये एक बहुत ही सीधी और दमदार बात कहता है, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना अमीर है, कितना ताकतवर है, कानून सबके लिए एक है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा लेकिन जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए आर्टिकल 15 किसी भी तरह के सामाजिक भेदभाव पर रोक लगाता है, जैसे कि किसी को उसकी जाति या धर्म के आधार पर किसी दुकान या स्कूल में आने से नहीं रोक सकते। वहीं आर्टिकल 16 खास तौर पर सरकारी नौकरियों में बराबरी के मौके की बात करता है। आर्टिकल 17 ये सामाजिक बराबरी की दिशा में एक ऐतिहासिक, एक रेवोल्यूशनरी कदम है। ये छुआछूत या अनटचेबिलिटी जैसी प्रथा को जड़ से खत्म करता है। ये पक्का करता है कि मंदिर, कुएं, स्कूल यानी सारी सार्वजनिक जगहें हर किसी के लिए खुली हैं। फिर आता है आर्टिकल 19 जो हमें कई तरह की आज़ादियां देता है। बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, कहीं भी आने जाने की आज़ादी और कोई भी काम धंधा करने की आज़ादी। ये हमारी जिंदगी की बुनियाद हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि इन पर कुछ वाजिब कानूनी सीमाएं भी हैं। आर्टिकल 21 को आप मौलिक अधिकारों का सबसे मजबूत खंभा कह सकते हैं। ये साफ साफ कहता है कि सरकार किसी की भी जान या आज़ादी अपनी मन मर्जी से नहीं छीन सकती। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या को इतना बड़ा कर दिया है कि इसमें निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी भी शामिल है। और इसी जीवन के अधिकार से जुड़ा है आर्टिकल 21A। ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और ज़रूरी शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है। सोचिए, ये ज्ञान के दरवाजे हर किसी के लिए खोलता है। और अब वो आर्टिकल जिसे खुद डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, आर्टिकल 32। क्यों? क्योंकि ये वो चाबी है जो बाकी सारे अधिकारों को हकीकत बनाती है। अगर किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो इस आर्टिकल के दम पर वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इससे बड़ी गारंटी और क्या होगी? तो हमने अपनी अधिकारों वाली ढाल को तो समझ लिया। अब जरा उस इंजन को देखते हैं जो पूरे देश को चलाता है। ये वही सिस्टम है जिसकी जिम्मेदारी इन अधिकारों की हिफाजत करना भी है। राष्ट्रपति की 2 खास शक्तियों पर नजर डालते हैं। पहली है आर्टिकल 72 के तहत, जिसमें वो किसी की सजा को माफ
या कम कर सकते हैं, यहाँ तक कि मौत की सजा को भी। और दूसरी है आर्टिकल 123, जिसके तहत जब पार्लियामेंट नहीं चल रही हो तब वो एक अस्थायी कानून यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। अब जरा देश के पैसे रुपए की बात करते हैं। आर्टिकल 110 मनी बिल के बारे में बताता है, मतलब टैक्स या सरकारी खर्च से जुड़े कानून। और आर्टिकल 112 सरकार के लिए ये जरूरी बनाता है कि वो हर साल अपनी कमाई और खर्च का पूरा लेखा जोखा, जिसे हम सब बजट कहते हैं, संसद के सामने रखें। हमारे लोकतंत्र के दो और बहुत मजबूत स्तंभ हैं। एक है आर्टिकल 324 के तहत आने वाला चुनाव आयोग, जिसका काम है देश में निष्पक्ष चुनाव कराना, और दूसरा है आर्टिकल 243 से निकला पंचायती राज सिस्टम, जो शासन को सीधे गांव के स्तर तक ले जाता है। ठीक है, तो अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर। यहाँ हम देखेंगे कि मुश्किल और असाधारण हालात के लिए संविधान में क्या इंतजाम है और साथ ही एक नागरिक होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आर्टिकल 352 है नेशनल इमरजेंसी, जो पूरे देश में युद्ध या बगावत जैसी किसी बड़ी मुसीबत के वक्त लगाई जा सकती है। वहीं आर्टिकल 356 है राष्ट्रपति शासन, जो सिर्फ किसी एक राज्य में तब लगता है जब वहां की सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पा रही हो। यही वो आर्टिकल है जो हमारे संविधान को एक पत्थर की लकीर नहीं बल्कि एक जीवंत दस्तावेज बनाता है। आर्टिकल 368 हमारी संसद को ये ताकत देता है कि वो वक्त के साथ संविधान में जरूरी बदलाव कर सके, ताकि ये हमेशा आज के जमाने के हिसाब से रेलेवेंट बना रहे। तो जहां एक तरफ संविधान हमें इतने सारे अधिकार देता है, वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 51A हमें हमारी कुछ जिम्मेदारियों, हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है, जैसे संविधान का सम्मान करना, देश की एकता बनाए रखना, भाईचारे को बढ़ावा देना, सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना। ये अधिकारों और कर्तव्यों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सोचने के लिए है। संविधान हमें अधिकार भी देता है और कर्तव्य भी। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम इन दोनों के बीच वो सही तालमेल, वो सही बैलेंस कैसे बैठा सकते हैं? क्योंकि शायद इसी बैलेंस में एक मजबूत लोकतंत्र का राज छिपा है।